तीन बाल विकास की क्लास नंबर 10th रहेगी, जिसमें जीन पियाजे जी, पाउलाव, कोहलर, थांडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप का चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर बेस्ड 50 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं विद डिटेल के साथ। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब होने वाले। तो क्या आप सभी लोग तैयार इस क्लास को बेहतरीन बताने के लिए, ये 50 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न का कमेंट सभी लोगों को बताना है कि टॉप 50 में से आप लोगों को क्या स्कोर है। पहला प्रश्न साथियों पे पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि पियाजे जी के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि यदि नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि नियम अपरिवर्तनीय है, नैतिकता के किस स्तर पर है? परतंत्र नैतिकता, स्वायत्त, सामाजिक अनुबंध या पूर्व नैतिकता? सभी बताइए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉडरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्जाम में 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो पियाजे जी के अनुसार एक बच्चा जो है मानता है कि यदि यह नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि नियम अपरिवर्तनीय है, नैतिकता के किस स्तर पर होगा? तो यह परतंत्र नैतिकता के स्तर पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परतंत्र नैतिक स्तर। क्योंकि बच्चा मानता यदि नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी, मतलब परतंत्र नैतिकता हो जाएगा यहाँ पे। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आप लोगों का फीडबैक देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? किसी भी ध्वनि पर अनुक्रिया न करना, घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी लार टपकाना, केवल मूल घंटी पर ही अनुक्रिया करना या भोजन मिलने पर लार टपकाना। मेरे प्यारे ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में उद्दीपक सामान्यीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। चलिए सभी लोग बताइए, माइंड के मेमोरी पर जोर डालिए और इस प्रश्न का जवाब हमें फीडबैक करिए। जिसका जवाब पहले आएगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। अब देखते हैं किसका जवाब पहले आ रहा है, किसका सिलेक्शन, जिसको सिलेक्शन पाना है जवाब पहले आना चाहिए। जवाब अगर पहले आ गया समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। चलिए देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ गया है। चलिए 1 2 3 4 लोगों का जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी लार टपकाना। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में उद्दीपक सामान्यीकरण का अर्थ होता है घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी लार टपका देना, क्योंकि घंटी बजने से उसको ये पता है कि अब भोजन मिलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया लार टपकना शुरू हो जाती है। अर्थात पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक सामान्यीकरण का अर्थ होता है जब कोई जीव किसी विशेष अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है तो वह उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक यानी किसी दूसरी घंटी या बंजर से बजने के प्रति भी वैसी अनुक्रिया लार टपकाना करने लगता है। लार टपकाना या लार टपकना शुरू होता है। तो यह जीव की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह मूल उद्दीपक उससे समान और उन उद्दीपकों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, प्रकारवादी? सभी बताइएगा। जी हाँ, हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। संस्था की टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करिए, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। साथियों प्रश्न का उत्तर आ चुका है, लेकिन सभी को पहले जवाब देना है कि कोहलर का सूझ का सिद्धांत जो होता है किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से है? तो गेस्टाल्टवादी, ये इतना तो ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम अर्थात सीखना अचानक और समग्र रूप से होता है, ना कि आंशिक या परीक्षण त्रुटि के द्वारा। कोहलर ने यह प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। प्रतिपादक कौन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के? कोहलर, वर्दीमर, कोफा, ये तीनों हैं। सिद्धांत सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन टीटी एग्जाम को फतेह करना है, अभी से मेहनत जारी रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है।
थांडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधित स्वरूप क्या था? अभी तक आपने थांडाइक के मुख्य नियम 3 हैं आपके, गौड़ नियम 5 हैं, इनसे संबंधित आते थे। लेकिन अब मॉडरेट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि थांडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधित स्वरूप क्या था? सीखना केवल यांत्रिक है, अभ्यास एकमात्र कुंजी है, पुरस्कार दंड से अधिक प्रभावशाली है, या दंड सीखने के लिए अनिवार्य है? सभी बताइए कौन सा सही होगा। सारे मॉडरेट क्वेश्चन हैं। तो थांडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधित स्वरूप, समझिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप किस ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा टीटी एग्जाम को फतेह करने का। तो होगा पुरस्कार दंड से अधिक प्रभावशाली। थांडाइक के जो प्रभाव का नियम है, किस संशोधित का स्वरूप था? पुरस्कार दंड से अधिक प्रभावशाली है। इसके साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी आप लोग फीडबैक भी कर रहे हैं। सभी ब्रदर सिस्टर को जयस्वाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, पियाजे जी के अनुसार जब बच्चा अपनी सोच को नए अनुभवों के अनुसार बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संरक्षण, विकेंद्रीकरण, समायोजन या आत्मसात्कीकरण? तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा अपनी सोच को नए अनुभव के अनुसार बदले, बच्चा क्या कर रहा है? अपनी सोच को एक नए अनुभव के साथ बदलता है, तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्योंकि अपनी सोच को नए अनुभव, कोई बच्चा जब कई नई क्लास में जाएगा, दूसरी क्लास में जाएगा तो नए अनुभव पाएगा, या 5वीं क्लास से कहीं 6वीं क्लास किसी दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा, इन्वायरमेंट, जगह चेंज हो गया, विद्यालय चेंज हो गया, तो वह नए अनुभव के साथ अपने आप को बदलता है। इसी को हम क्या करते हैं? बच्चा क्या करेगा? समायोजन करेगा। ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो संयोजन के बारे में आपने समझ लिया। अब आइए बढ़ते हैं आपके प्यारे से अगले प्रश्न की तरफ। पलाव के सिद्धांत में स्वतः पुनः प्राप्ति कब होती है? पलाव ने सिद्धांत दिया है, जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पलाव के सिद्धांत में स्वतः पुनः प्राप्ति कब होती है? विलोपन के बाद कुछ समय बीतने पर, CS प्रस्तुत करने पर, केवल पहली बार सीखने के दौरान, विलोपन के तुरंत बाद, या जब भोजन दोबारा दिया जाए? कब होगा? सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पलाव के सिद्धांत में स्वतः पुनर्प्राप्ति मतलब विलोपन के बाद कुछ समय बीतने पर, CS प्रस्तुत करने पर होती है। पलाव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में स्वतः पुनः प्राप्ति तब होती है जब विलोपन के बाद कुछ समय का विश्राम अंतराल दिया जाता है और फिर से अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। CS का मतलब होता है यहाँ पे घंटी है। घंटी के बाद भोजन को US बोलते हैं, देना बंद कर दिया जाता है तो लार आना CR, लार आना मतलब CR बंद हो जाता है, विलोपित हो जाता है। विलोपन मतलब विलोपित हो जाना, गुम जाना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, थांडाइक का बहुअनुक्रिया का नियम का सिद्धांत के किसके समान है? जो थांडाइक के बहुअनुक्रिया का नियम, पहले ये जानिए कि बहुअनुक्रिया का नियम किसने है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स किसका नियम है? किसका लॉ है? तो थांडाइक का है। तो थांडाइक का बहुअनुक्रिया का नियम किस सिद्धांत के समान है? प्रयत्न और भूल के, सामाजिक अधिगम के, शास्त्रीय अनुबंधन के, या सोच के सिद्धांत के? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानेश्वर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कि थांडाइक की बहुअनुक्रिया का नियम प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के ही समान है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर देना है सभी लोगों को। और जिनको भी ये सारे PDF फाइल चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। टॉपर नोट्स के ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप में सारे PDF फाइल जो है हमारी टीम फॉरवर्ड करेगी। ठीक है ना? एक साथ जो है सभी PDF फाइल ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जितने ग्रुप में ज्वाइन है तो ग्रुप में ज्वाइन हो रही है, सारे PDF फाइल आपको मिलेगी। जो भी नोट्स हमारे यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं, नोट्स प्राप्त करने के बाद आपको एक ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप इसलिए बनाया गया है तो ग्रुप में ज्वाइन है। जो भी ज्वाइन नहीं है तो नोट्स की कंडीशन को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप आज ही करिए और डिटेल पाइए। अगला प्रश्न, पियाजे जी के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? कभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूछ सकता है, पूर्व संक्रियात्मक से पूछ सकता है, इंद्रजनित गामक अवस्था से पूछ सकता है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से भी पूछ सकता है। एक प्रश्न आएगा पियाजे जी से इन चारों अवस्थाओं में से। तो पियाजे जी की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। इस अवस्था की प्रमुख उपलब्धि पूछी जा रही है और प्रमुख उपलब्धि यही है, पलटावी चिंतन, रिवर्सिबिलिटी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रमुख उपलब्धि पलटावी चिंतन। पलटावी चिंतन की जब भी बात की जाए पियाजे जी की तृतीय अवस्था को याद कर लीजिएगा। अगला, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? अनुकरण करना,
बाहरी पुरस्कार, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण या बार बार अभ्यास करना। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के लिए सबसे आवश्यक शर्त जो हो जाती है, जी हाँ दोस्तों, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टॉपिक से 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, थांडाई के संयोजनवाद के अनुसार सीखना क्या होता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न को हम थांडाई के संयोजनवाद के अनुसार सीखना क्या है, इस प्रश्न की कैटेगरी हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थांडाई के संयोजनवाद के अनुसार सीखना क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना। कौन सी? एक तंत्रिका संबंध बनाने की प्रक्रिया है। बॉन्ड, एसआर बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। इसे प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी कहते हैं, जहां व्यक्ति गलतियों से सीखकर सही व्यवहार को बार बार दोहराता है। एसआर बॉन्ड मतलब उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, प्रयास एवं त्रुटि, प्रभाव का नियम, मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ये सारे हैं जो एग्जाम में, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। पावलोव के प्रयोग में विभेद का अर्थ क्या है? डरावनी ध्वनियों से डरना, भोजन को देखकर ही लार टपकाना, अनुक्रिया को पूरी तरह बंद करना, या 2 समान उद्दीपकों के बीच अंतर को पहचानना। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं ये पावलोव के प्रयोग में विभेद का जो अर्थ होता है, विभेद का अर्थ होता है 2 समान उद्दीपकों के बीच अंतर पहचानना, मतलब विभेद करना। अगला प्रश्न, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की 2 मुख्य विशेषताएं क्या होगी? बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की 2 मुख्य विशेषताएं क्या है? सूझ और तर्क, अभ्यास त्रुटि, संगठन अनुकूलन या पुरस्कार और दंड। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया के सबसे पहला अनुकूलन तो होगा ही होगा, अनुकूलन के साथ संगठन भी है, अर्थात थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। थांडाई के किस नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है? जी हाँ, थांडाई के एक ऐसा नियम है जिसे तैयारी का नियम कहते हैं। तैयारी का नियम अर्थात तत्परता का नियम, तत्पर रहना, तैयार रहना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, सभी प्यारे टीचर्स, सभी लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। साथियों, कोहलर का प्रयोग सुल्तान की किस योग्यता को सिद्ध करता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कोहलर का प्रयोग सुल्तान की किस योग्यता को सिद्ध करता है? ये प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सुल्तान ने किस पर प्रयोग किया? सुल्तान पर किया। सुल्तान पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने किया। ये अक्सर पूछा गया है, लेकिन संभावित प्रश्न क्या हो सकता है कि कोहलर का प्रयोग सुल्तान की किस योग्यता को सिद्ध करता है? उसकी यांत्रिक याददाश्त, उसकी भूख की तीव्रता, उसकी समस्या समाधान की क्षमता या उसकी शारीरिक शक्ति। आपके अकॉर्डिंग क्या होगी? आप सभी लोग टीचर्स हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, खुद के माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए और समस्या का हल बताइए। उसकी समस्या समाधान की क्षमता। यह प्रयोग दर्शाता है कि सुल्तान ने समस्या का समाधान बिना किसी पूर्व अनुभव के एकाएक परिस्थिति का विश्लेषण करके और छड़ों को जोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किया था। तो कोहलर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझबूझ की योग्यता को सिद्ध करता है। अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। समग्र प्रत्यक्षीकरण, अचानक समाधान, समस्या समाधान की योग्यता, तो सारी चीज़ें यही आएगी। कोई भी ऑप्शन आए आपको वही करना है जो आपके लिए बोला जाए, जो आप समझ पा रहे हैं। समझते जाइए, फीडबैक करते जाइए। अगला, पियाजे जी के अनुसार एग्रोसेंट्रिज्म सोच का अर्थ क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। पियाजे जी के अनुसार एग्रोसेंट्रिज्म सोच का क्या अर्थ है? सामाजिक नियमों की अवहेलना करना, स्वयं से बातें करना, दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना या स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं पियाजे जी के अनुसार एग्रोसेंट्रिज्म सोच का जो अर्थ होता है, जिसे हम अहम केंद्रिता बोलते हैं,
या दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सबका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ ही पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को एस प्रकार के अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। एस प्रकार मतलब उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, ठीक है, इसे हम एस प्रकार का अनुबंधन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समय सीमा क्या है? बहुत ही सरल। संवेदी यानी पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष द्वितीय अवस्था जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो पहला ऑप्शन होगा। तृतीय अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चतुर्थ अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है, 11 वर्ष से अधिक, जिसे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अक्सर जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था जो होती है, इस अवस्था में प्रतीकात्मक विचार विकसित होता है लेकिन तार्किक संक्रियाएं नहीं होती। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में आपके प्रतीकात्मक विचार तो विकसित होते हैं, सोचने लगता है, लेकिन तार्किक संक्रियाएं नहीं हो पाती। क्या हो पाता, क्या नहीं हो पाएगा, अक्सर यही मॉडरेट क्वेश्चन करके आपसे पूछ लिया जाता है। अंगद थांडाइक ने सीखने में किसका विरोध किया था? थांडाइक ने सीखने में किसका विरोध किया था? अब सोचिए, थांडाइक के नियम तो सभी लोग जानते हैं कि मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थांडाइक ने सीखने में एक विरोध किया था? किसका विरोध किया था? अंतर्दृष्टि का विरोध किया था। किसका? अधिगम के पारंपरिक मानसिक सिद्धांत और शुद्ध अंतर्दृष्टि आधारित सीखने का विरोध इन्होंने किया, क्योंकि ये मानते थे कि सीखना केवल सूझबूझ से होता है। उन्होंने अभ्यास के नियम को प्राथमिक नियम रूप से खारिज करते हुए सिर्फ दोहराव से पूर्णता प्राप्त करने पर विचार का भी विरोध किया था। तो अंतर्दृष्टि याद रखिएगा, दिमाग यानी माइंड की मेमोरी में हमें सेव कर लेना। ही बातें छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में बड़े नंबर दे के जाती हैं, खूब सारा नंबर दे के जाएंगी। पियाजे जी के अनुसार संक्रिया क्या होती है? किसी वस्तु को छूना, शब्दों को याद करना, शारीरिक गतिविधियां या मानसिक क्रियाएं जो पलटावी होती हैं। पियाजे जी के अनुसार संक्रिया क्या कहलाती है? संक्रिया वह होती है जो मानसिक क्रियाएं को पलटावी होती, रिवर्सिबल जो होती हैं। ये वस्तु या विचार को मानसिक रूप से बदलने या उलटने या हेर फेर करने की क्षमता रखती हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न, कोहलर के प्रयोग में छड़ी का क्या कार्य करती है? कोहलर का प्रयोग में छड़ी का जो कार्य होता है वह साधन का मात्र होता है, क्योंकि चिंपांजी ने छड़ी का उपयोग करके एक उपकरण या साधन के रूप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया था, तो उसको हम साधन मानेंगे, मीन्स मानेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा है। पावलोव के अनुबंधन में समय अंतराल, टाइम इंटरवल का क्या महत्व है? CS UCS के बीच न्यूनतम समय 0.5 सेकंड होना, समय का कोई महत्व नहीं होना, भोजन पहले और घंटी बाद में होना चाहिए, या भोजन और घंटी के बीच कोई समय नहीं होना चाहिए। सभी लोग बताइए, पावलोव के अनुबंधन में समय अंतराल का क्या महत्व है? पावलोव के अनुबंधन में समय अंतराल का जो महत्व कहलाता है, मेरे प्यारे मित्र जानते हैं, समय अंतराल का मतलब होता है CS UCS के बीच न्यूनतम समय 0.5 सेकंड होना। घंटी और लार की जो प्रतिक्रिया है कितना होना चाहिए? 0.5 सेकंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थांडाई के गौण नियम की संख्या कितनी है? तो थांडाई के गौण नियम 5 हैं। और अक्सर पूछे जाए कि गौण नियम कौन कौन है, तो पहला आपका याद कर लीजिए, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण या समानता का नियम, और पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, एक स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में उपयोग करना साहचर्यात्मक स्थानांतरण कहलाता है, और नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना आत्मीकरण या समानता का नियम। पूर्ण कार्य को छोटे भागों में तोड़ना, पूर्ण हो जाए बड़ा कार्य उसको भाग में तोड़ देना, उसको आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं।
इसके बाद देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जीववाद का उदाहरण क्या है? तो जीववाद का जो सबसे बेस्ट उदाहरण होता है वो आपको बताना है। जीववाद का बेस्ट उदाहरण यही होगा मेरे प्यारे मित्रों कि बच्चों का यह सोचना कि हवा चलती है क्योंकि वह खुश है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कोहलर के अनुसार सूझ के माध्यम से सीखना कैसा होता है? केवल नकल पर आधारित, धीरे धीरे होने वाला, अस्थायी या अचानक और स्पष्ट? तो साथियों सभी लोग जानते हैं, समझते हैं आप लोग कि कोहलर के अनुसार सूझ के माध्यम से सीखना जो होता है वह कैसा होता है? अचानक और स्पष्ट होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, पावलोव के उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पाचन संस्थान की कार्य प्रणाली के लिए, बुद्धि के परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए, अधिगम के सिद्धांत के लिए? तो पावलोव को उनके जिस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वह कार्य है पाचन संस्थान की कार्य प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का आंशिक क्रिया का नियम क्या बताता है? थॉर्नडाइक का जो आंशिक क्रिया का नियम है क्या बताता है? कि आधी क्रिया करके छोड़ देना चाहिए, केवल सरल समस्याओं को हल करना, पूरी समस्या को एक साथ हल कर देना, या समस्या के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए आधी क्रिया छोड़ देना नेगेटिव हो गया, केवल सब नेगेटिव हो गया, पूरी समस्या को एक साथ, कोई समस्या एक साथ हल नहीं की जा सकती, ये भी नेगेटिव हो गया। बचता हमारा डी ऑप्शन, इस समस्या के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा पॉजिटिव लग रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। हमें आंसर नहीं पता, हम ऑप्शन को पढ़कर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक, ये लॉजिक जिसने समझ लिया एग्जाम फतेह आसान से कर लिया। अगला, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा होता है? अंतिम चरण औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की रस लेके 15 वर्ष तक की अवस्था। इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं और नेगेटिव, नकारात्मक दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोहलर के क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी के विचार का समर्थन करने वाले अन्य मनोवैज्ञानिक कौन थे? B.F. स्किनर, कुर्ट लेविन, सिगमंड फ्रायड, J.B. वाटसन। जी हाँ दोस्तों, कोहलर क्षेत्र के सिद्धांत के विचार में कोहलर थे, लेकिन कोहलर के समर्थन में एक और मनोवैज्ञानिक थे और वह मनोवैज्ञानिक है कुर्ट लेविन। जी हाँ सर दोस्तों, कोहलर, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट और कोफा, तो कुर्ट लेविन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेविन जो होते हैं गेस्टाल्टवाद से प्रभावित होकर 6 सिद्धांत और अधिक विकसित किया है इन्होंने, तो गेस्टाल्टवाद से प्रभावित थे। और अगला प्रश्न और भी बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, देखिए अननुबंधित और अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक और अननुबंधित उद्दीपक, UCS-CS, UCR-CR, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम में आप लोग इन पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राइट ऑप्शन है अननुबंधित उद्दीपक। भोजन क्या है? एक अननुबंधित उद्दीपक है, UCS। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनुक्रिया पैदा कर देता है। अगला है, पियाजे जी के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना बताइए। उन्होंने चरणों का वर्णन नहीं किया, उन्होंने बच्चों को बहुत अधिक सक्षम माना, उन्होंने जीव विज्ञान को महत्व नहीं दिया, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की। प्यारे मित्रों सभी लोग बताइए, पियाजे जी के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? उनकी आलोचना है उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की है। सबसे बड़ा आलोचना तो यही है। तो ये रहे पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 टू एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। प्रश्न को समझ लीजिएगा। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालना है कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो कक्षा 6 से 8 के शिक्षक जो अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, इसमें बच्चे अपने अपने तर्क दे सकते हैं और समाधान खोज करने की एक क्रिएटिविटी बता सकें, एक समझ सकें। अगला है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो मूल संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है।
अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, अगला प्रश्न है, दोस्तों फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर। वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। यह उदाहरण किस प्रकार का होगा? इसे ही ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं या अहम केंद्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आएगा तो अहम केंद्रण के ऑप्शन पे कर लेना है। अगला, पियाजे जी के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? यानी कोई योजना उसमें नई चीज़ अगर जोड़ दी जाती है उसी को ही अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, यानी हम इंसान हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या अनुकूलन तो करना पड़ता है। इसी प्रकार जो योजना है, नई जानकारी को कुछ जोड़ना है तो उसमें भी अनुकूलन कहलाया जाता है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो अपने बच्चे को देखकर ही जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए थे, अपने बच्चे को देखकर। साथियों, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। ये चारों अवस्थाएं अगर आपसे बनता है, इन्हीं से घूम फिरा के पूछा जाता है। जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो प्रस्तुत संरक्षण से का प्रत्यय है, इससे तात्पर्य होता है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वह भारी आकृतियां कुछ भी बदल जाएं, लेकिन भौतिक जो गुणधर्म रहेंगे वह वहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? कि कुछ भौतिक धर्म वही रहते हैं, चाहे वह बाहरी आकृतियां कितनी भी बदल जाएं। दोस्तों, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। दोस्तों, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। ठीक है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करने को ही आत्मसातकरण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा माना गया है? तो उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष माना गया है। ये थे दोस्तों जीन पियाजे जी के। अब हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की के टॉप प्रश्नों की बात करेंगे, जो एग्जाम के जैसे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं लेव वाइगोस्की का। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा कहलाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह कहलाता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को ही समस्त विकास का सिद्धांत या क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहते हैं समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही समीपस्थ विकास कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वहीं पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं जो वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो लेव वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में जो है जिस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वह कारक कहलाता आपका सामाजिक कारक। लेव वाइगोस्की का संबंध सामाजिक शब्द से है, यानी लेव वाइगोस्की का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सामाजिक ऑप्शन को अवश्य देखना है, किससे रिलेटेड आपका सामाजिक ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की जो है उपेक्षा होती है? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में दोस्तों जो जैविक पहलू है इसकी उपेक्षा होती है।
किसकी? जैविक पहलू की दोस्तों उपेक्षा होती है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। जी हाँ साथियों, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों, वाइगोस्की तथा पियाजे जी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है और वह प्रमुख विभिन्नता क्या है आपको बताना है। तो वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है और वह विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है। जी हाँ साथियों, वाइगोस्की के कारण या वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वह होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को वरीयता देंगे। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों के आकलन के लिए इनमें से किस तिथि को वरीयता देंगे और वह तिथि है सहयोगी प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की कहाँ के थे? जापान के, रूस के, अमेरिका के या चीन के थे? आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो लेव वाइगोस्की कहाँ के थे? तो लेव वाइगोस्की सभी लोग जानते हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन जो दिया गया है यह आपका यहाँ पे आपका सही हो जाए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न के। अब दोस्तों थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, थार्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जो कि आपको पता है। ये थार्नडाइक ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम से एक एक प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है। दोस्तों, थार्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो थार्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आता है थार्नडाइक से संबंधित कि थार्नडाइक के सीखने के कुल कितने नियम हैं। तो थार्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है वह 3 नियम है। कौन कौन से नियम है आगे हम ये भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, लेकिन चूहे और बिल्ली दोनों पर कहीं कहीं आपका जिक्र हो जाता है, लेकिन मोस्टली कहा जाए तो बिल्ली पर। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? थार्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक नामक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? बहुकारक नामक सिद्धांत दिया था। अगला, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो थार्नडाइक को दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। थार्नडाइक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो थार्नडाइक के सिद्धांत को एसआर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ गया, एसआर सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो थार्नडाइक करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, थार्नडाइक का सिद्धांत किससे अंतर्गत आता है? तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वह आपके संबंधवाद के अंतर्गत आ जाता है। और थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? एक यहाँ पे निगेटिव बातें भी है पूछी जाती हैं। तो थार्नडाइक में प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष महत्व नहीं दिया गया है, समझ पर इस पर महत्व नहीं दिया गया है। तो एक निगेटिव भी है, यानी पॉजिटिव पक्ष भी देखना है, निगेटिव नकारात्मक सकारात्मक दोनों। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक कहलाते हैं वो आपके थार्नडाइक ही कहलाते हैं। सीखना शब्द आए या सीखने के नियम से रिलेटेड पूछा जाए तो थार्नडाइक के ऑप्शन पे कर देना है। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने दिया, सभी जानते हैं, लगभग जान चुके हैं। दोस्तों, किसके सिद्धांत में आर एवं एस संबंधों का दोनों विद्वान है? तो आर दे दिया गया तो ये तो हम समझ जाते हैं थार्नडाइक का है, लेकिन साथियों अगर आर और आर दोनों संबंध यहाँ पे दिया गए तो भी आपको थार्नडाइक के ऑप्शन के पर ही क्लिक करना है। अगला दोस्तों दिया गया है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। थार्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं, हमने पहले बताया था ना। थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने? 3 हैं। कौन सा है? अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम। तो जब किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक यह अभ्यास के नियम पर आधारित। अगला प्रश्न आता है, बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया?
सभी लोग जानते हैं जब भी बुद्ध के बहुकारक के सिद्धांत की बात की जाती है एक ही नाम आता है, थांडाइक मनोवैज्ञानिक। मैंने कहा जहाँ भी एसआर थ्योरी पूछा जाए, एसआर सिद्धांत पूछा जाए, एक ही ऑप्शन करना है, थांडाइक, अर्थात एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी आपके थांडाइक मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया? तो हम बता ही चुके हैं, बार बार अभ्यास करने की प्रक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का जिक्र होगा तो भी थांडाइक का जिक्र होगा। दोस्तों, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा? थांडाइक ने कहा है। स्टेटमेंट और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, कथन पूछा जाता है, तो सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? थांडाइक ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड के मेमोरी पे सेव कर लीजिएगा। दोस्तों, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत एक उदाहरण है सीखने की बुद्धि की हो जाएगी। आप घोड़े तक ले जा सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं लेकिन उसे पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो बच्चा जब उसके मन से दृढ़ संकल्प होगा, पढ़ने का इच्छुक होगा, या कि कुछ क्रियाएं का जरूर कर सकते हैं कि जिससे पढ़ने का बच्चा इच्छुक हो, ठीक है, इंटरेस्ट पढ़ने पर बच्चा इंटरेस्ट ले, कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ कहावत के माध्यम से, ठीक है, जो किंडरगार्टन पद्धति आप सभी लोग परिचित ही होंगे। अगला है, मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक जो थांडाइक है दोस्तों, चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। मनोवैज्ञानिक थांडाइक व्यक्ति को किस आधार पर बांटे हैं? चिंतन कल्पना और शक्ति के आधार पर इन्होंने बांटा है। अगला, तत्परता का नियम किसने दिया? तो अगर तत्परता का नियम आता है तो भी आपको थांडाइक के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो थांडाइक के बाद अब जिक्र आती दोस्तों कोहल वर्ग के सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, कोहल वर्ग के सिद्धांत का करेंगे। दोस्तों, कोहल वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी इसे कहा जाता है, कोहल वर्ग को। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कई बार पूछा जाता है कितनी अवस्थाओं में, तो 6 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया है और इन्हें सार्वभौमिक अनिवर्सल इन्होंने माना है। सार्वभौमिक अर्थात अनिवर्सल से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम में बदला नहीं जा सकता है, ये निश्चित क्रम दिया गया है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोहल वर्ग के जो 6 अवस्थाएं हैं, मोरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजों के बारे में हम जिक्र करेंगे, इनके डिटेल से साथ जानेंगे। दोस्तों, आप जान चुके हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर पर रखा। इसकी व्याख्या की है, आइए जानते हैं 3 स्तरों को किस प्रकार से व्याख्या की गई। पहला आता है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशन स्टेज की बात करेंगे। इसमें होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था में पूर्व परंपरागत अवस्था आएगा। स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट होता है। दूसरा कहलाता है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है। तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था के 2 ही हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा आपका आता है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज आता है। इसमें प्रशंसा की अवस्था होती है और दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना या सम्मान की अवस्था। तीसरी होती है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहला आता है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी होती है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। पूर्व परंपरागत में आज्ञा दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। परंपरागत अवस्था में प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की, और उत्तर में सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब आता है दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान में हम बात करेंगे पावलोव के प्रमुख सिद्धांत और उनके जो प्रमुख पुस्तक हैं उनके बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ईपी पावलोव कहाँ के निवासी थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1848 में हुआ। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1936 को हुई। पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 में प्राप्त हुआ है और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। मूलतः पाचन क्रिया पर प्रयोग ग्रंथि पैराइड ग्रंथि पर किया है। पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ, पावलोव के अन्य इतने सारे नाम हैं कि कभी कभी इन पर जो है कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत का
शरीर का शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से, क्लासिकल सिद्धांत के नाम से, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, प्रतिवादी प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंध, और अंत में है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये अन्य नाम है दोस्तों आपके पावलोव के सिद्धांत के, जो आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं। सिद्धांत के जो अगर चरणों की बात करते हैं तो पहला चरण आता है यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक जो कि भोजन होता है, सीएस अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि घंटी होती है, यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया लार होगी, और सीआर अस्वाभाविक अनुकूलित हो जाएगा। तो इन चीज़ों को 4 पॉइंट को ध्यान देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अनुकूलन से पूर्व की बात करते हैं। अनुकूलन से पूर्व यूसीएस और यूसीआर होता है, अनुकूलन के दौरान सीएस यूसीआर और यूसीआर होता है, और अनुकूलन के बाद सीएस और सीआर होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पावलोव की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कंडीशन रिफ्लेक्सेस है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक किसकी है तो ईपी पावलोव की है। द एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी बुक किसकी है, ईपी पावलोव की है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल बुक किसकी है, आपकी ईपी पावलोव की। ये 3 महत्वपूर्ण बुक हैं जो ईपी पावलोव की हैं। और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना यहाँ पे बताया गया है ईपी पावलोव के द्वारा। और ईपी पावलोव के शैक्षिक महत्व जान लेते हैं। सीखने की स्वाभाविक विधि बताती है, भय निवारण में सहायक होता है, अनुशासन विकसित करने में सहायक, अच्छा व्यवहार होता है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिव्यक्ति विकास में सहायक है, और सुबह व आदत निर्माण में भी आपके शैक्षिक महत्व इनमें माना गया है। दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण के उदाहरण क्या हो जाएंगे, किसी भी काली बस को देखकर डरना, पहले भोजन पर लार, फिर सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर लार, और घंटी के स्थान पर सीटी बजाना लार। ये उद्दीपक सामान्यीकरण के एग्जाम्पल्स है ईपी पावलोव के। पावलोव के जो प्रमुख शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहला शब्द है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक भोजन, उच्च श्रेणी अनुकूलन, निम्न श्रेणी अनुकूलन, स्वतः पुनः लाभ, और आदर्श अंतराल। ये शब्द हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो सभी लोग जानते हैं ईपी पावलोव को मिला है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है ईपी पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ईपी पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन हो जाता है वह अनानुबंधित उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनानुबंधित उद्दीपक कहला जाता है। अगला ईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया, तो किस पर प्रयोग किया है ईपी पावलोव ने, कुत्ते पर प्रयोग किया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न यह आता है कि मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी चाबियां लेने खूंटी के पास ही जाता हूं। यह उदाहरण किस प्रकार का होगा, तो यही उदाहरण कहला जाता है अनुबंधन का। जिस प्रकार घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, ठीक है, वह आदत पड़ जाती है आपकी। ठीक है, आदत के अकॉर्डिंग आप उसी जगह पर जाते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाता सीख लेता है। यह शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण हो जाएगा, आपके ईपी पावलोव के सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हेतु कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो ईपी पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, यह पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का सही कथन होगा। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना। अगला प्रश्न है सीखने के एसआर सिद्धांत इनमें से कौन सी उपयोगिता है, तो सीखने का एसआर जो सिद्धांत है यह आपके मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में भी सहायक है, गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में भी उपयोगी है, और बालकों में अच्छी आत्माओं के निर्माण में भी सहायक है। अर्थात उपरोक्त सभी में उपयोगिता एसआर सिद्धांत हो जाती है सीखने के अकॉर्डिंग।
अगला, पालाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो पालाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को ही दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है, पालाव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो पहले हमने बता दिया था, एक रूसी मनोवैज्ञानिक, इनका जन्म, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बता दिया गया था। अगला, इनमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानता है? देखिए, ऐसा सिद्धांत जो पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानता हो, थांडाई का संबंधवाद का भी सिद्धांत है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का भी सिद्धांत है, और पालाव का अनुबंध सिद्धांत। तो ये तीनों, थांडाई का संबंधवाद का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और पालाव का अनुबंधन का सिद्धांत, ये तीनों जो है अधिगम सिद्धांत पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो